हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कुछ नया टॉपिक रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन. इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन द filtration done by the nephron and the structure of nephron and the processes, the three steps involved in the formation of urine. That was the first one is ultrafiltration, the second one is reabsorption and the third one is tubular secretion. हमने ये तीनों स्टेप करने के बाद वी लर्न हाउ द यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड हाउ दैट यूरिन इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी. आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द यूरिन. द कलर ऑफ यूरिन, यूरिन का रंग होता है अ क्लियर येलो कलर और यू कॉल्ड इट अ स्ट्रॉ कलर. जो ये कलर आता है, ये कलर एक स्पेशल पिगमेंट की वजह से आता है जिसको हम कहते हैं यूरोक्रोम, राइट. इसकी वजह से इसका ये येलोइश कलर आता है. एंड द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, एक नॉर्मल इंसान में 1 से 1.5 लीटर तक का यूरिन सिक्रीट होता है. एंड दिस वॉल्यूम कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और इफ दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज या उस पर्सन ने वाटर का इंटेक कम या ज़्यादा किया होगा तो ये वॉल्यूम चेंज हो जाता है. पीएच क्या होता है? 5 to 8 का एक fixed pH. It's not fixed but approximate pH is given in this, but the pH depends on the diet. Person is taking protein diet तो उसका pH एसिडिक बनेगा, यूरिन एसिडिक हो जाएगा. और अगर वही पर्सन वेजिटेरियन डाइट पे है तो उसका जो यूरिन होगा वो थोड़ा सा बेसिक होगा. अब उसकी स्मेल, ओडोर के बारे में बात करते हैं. यूरिन में ज़्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट सिक्रीट होते हैं. वो नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा में उनमें स्मेल जो होता है वो अमोनिया के जैसा होगा. तो यूरिन में आपको अमोनिया की जैसी स्मेल आती है. ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद नाउ टॉक अबाउट द एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन. क्या होगा अगर यूरिन में कुछ नया, कुछ एबनॉर्मल आने लगे? व्हाट इट सिग्निफाइज? कहते हैं कि फर्स्ट इज द ब्लड सेल. इफ यू फाइंड ब्लड सेल्स इन द यूरिन देन इट इज नॉट अ गुड news. It means that a person is having a hematuria, means he is having blood cell in the kidney, that the kidney is having some infection, और उस किडनी में कुछ वूंड्स हैं, कोई इन्फेक्शन है या कोई डैमेज है जिसकी वजह से ब्लड आरबीसी सेल्स यूरिन में दिखेंगे. अगर ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट, नॉर्मली देयर इज नो ग्लूकोज इन द यूरिन क्योंकि ऑल द ग्लूकोज इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. तो अगर ट्यूबुलर पार्ट में रीएब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है तो ग्लूकोज यूरिन में आने लगेगा और इसको डिजीज को हम बोलते हैं ग्लाइकोज यूरिया, और ये डायबिटीज मेलाइटस होने का डाउट क्रिएट करेगा. अगर किसी पर्सन के यूरिन में प्रोटीन फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एल्ब्यूमिन यूरिया. इसकी वजह हो सकती है देयर इज सम डैमेज और देयर इज अ वुंड प्रेजेंट जिसकी वजह से डेड सेल्स और एल्ब्यूमिन की फॉर्म में यूरिन में आ रहे हैं, और देयर इज सम प्रॉब्लम इन द लाइनिंग ऑफ बोमेन कैप्सूल. तो बोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन ज़्यादा ठीक से नहीं हो रहा है तो इसलिए एल्ब्यूमिन आने लगा. सो दीज आर ऑल. अगर किसी पर्सन में इस तरह का कोई डिजीज या कोई डैमेज होने लगता है तो हो सकता है इफ इट गोज फॉर क्रॉनिक टाइम लेवल देन इट कॉजेज अ किडनी डैमेज, राइट. तो उस पर्सन में किडनी डैमेज हो जाएगा. अगर वो किडनी डैमेज एक किडनी में होगा देन अ पर्सन कैन सर्वाइव विद द वन किडनी. अगर उस पर्सन की दोनों किडनी डैमेज हो गई देन द पर्सन हैज़ टू गो फॉर सम ट्रीटमेंट दैट इट कुड बी अ किडनी ट्रांसप्लांट. किसी और डोनर से सेम मैच किडनी को एक्सेप्ट करना और उसको ट्रांसप्लांट करा के सर्जिकली बॉडी में ऐड करवाना, या अगर पर्सन इज नॉट एबल टू transplant the kidney then they have to go for another. One is a kidney transplant. If the person is not able to do this, transplant नहीं कर सकते because donor available नहीं है, या आप afford नहीं कर सकते because it's a costly process. तो एक और treatment है that is a dialysis. इसमें इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं. डायलिसिस में अ पर्सन गोज ब्लड फ्रॉम द रेडियल आर्टरी, it is taken into the machine, and in that machine the blood gets filtered, all the toxins are removed, and once the toxins are removed the blood is again added into the body through the radial artery of another arm, and that causes the filtration of or cleaning of the blood, and this can help a person to survive as a normal life, right. So this is what we can do with the dialysis or artificial kidney. Now we'll talk about the main function of the kidney. हमने बात की थी कि किडनी के दो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. द फर्स्ट वन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी एंड द सेकेंड वन इज ऑस्मो रेगुलेशन. पहले फंक्शन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो हमने
नेफ्रॉन में से सीखा। फिल्ट्रेशन ऑफ टॉक्सिन नेफ्रॉन में होने के बाद सारे टॉक्सिन रिमूव होने के बाद यूरिन की फॉर्म में दे आर सिक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। एंड व्हाट अबाउट द ऑस्मोरेगुलेशन? ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनिंग द लेवल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में वाटर का और सॉल्ट का लेवल मेंटेन करने के लिए। Now we have a hormonal control also for this. Let's study the hormonal control, how the hormones helps in the controlling the osmoregulation or the level amount of urine in the body. Regulation of urine output. So, the main gland that is used in this regulation, that is pituitary gland, and that is the pituitary gland is posterior lobe, a posterior lobe of pituitary gland. It secretes a hormone that is called ADH, and the full form of hormone is antidiuretic hormone. इसको हम इस तरह लिखते हैं, ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन सिक्रीट होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ये हार्मोन यूरिन के अमाउंट से बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लाइक हायर द लेवल ऑफ ADH इन द ब्लड, लोअर द अमाउंट ऑफ यूरिन सिक्रीटेड, लोअर द अमाउंट ऑफ यूरिन सिक्रीटेड बाय द बॉडी। Right? Why? Because ADH hormone increases the reabsorption. It increases the reabsorption. तो जब भी आपकी बॉडी में एंटी डायूरेटिक हार्मोन ब्लड में राइज करेगा तो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा, और अगर रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस ज़्यादा होगा नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पोर्शन में इन द PCT, लूप ऑफ हेनले और DCT में, तो यूरिन अमाउंट कम हो जाएगा बिकॉज ऑल द वाटर इज अगेन रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, सो द अमाउंट ऑफ यूरिन रिड्यूस्ड. But in the case if there is a lower ADH in the blood, then the amount of urine is higher. तो यूरिन का अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन द रीएब्जॉर्प्शन. तो रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा. तो इस तरह ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे यूरिन के वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए. एंड मोर ओवर वी हैव लर्न्ड दैट व्हाई द अमाउंट ऑफ यूरिन इन विंटर्स is more as compared to the amount of urine secreted in summers. In winters what happens, the loss of water from the body is very less, so there is a sufficient amount of water in the body, so there is no reabsorption, or you can say the reabsorption process is not increased or it decreased, therefore the amount of urine is increased in the winters. But in the case of summers, the loss of water in the body or from the body is or in the form of sweat, or we are taking more water but it all lost in the form of sweat, or because of the high temperature we need more water to cool off our body. Then the amount of reabsorption is increased, so to prevent the loss of water from the body. तो जितना ज़्यादा reabsorption होगा उतना यूरिन का अमाउंट कम हो जाता है. इसीलिए गर्मियों में यूरिन का अमाउंट कम हो जाता है, सर्दियों में यूरिन का अमाउंट ज़्यादा होता है. और अगर दूसरे तरीके से देखें, देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द ADH, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसकी वजह से यूरिन का अमाउंट कम और ज़्यादा होता है. Now guys, this is all about the excretory system of the human. So hope you will understand. Stay safe and best of luck.